हेलो क्लास 9th। मैं हूं रोहित। लास्ट टाइम हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस का। और किसी देश की विदेश नीति क्यों होनी चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहले तो हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है भाई, अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखना, डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट डी हैं, एक तो डिफेंस और एक डेवलपमेंट। और डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तो अब में ट्रिपल टी हो गए। अगर पूछा जाए फॉरेन पॉलिसी की नीड क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यू नीड टू रिमेंबर द 3D। 3D मीन्स डिफेंस, डेवलपमेंट एंड डिप्लोमेसी। डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों तभी पॉसिबल है जब हमारी डिप्लोमेसी अच्छी होगी, जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है। अब क्लास में आपके सबसे लड़ाई होती है, कोई आपका दोस्त नहीं है, तो फिर क्या है, आपका वर्क अच्छा नहीं है। बट आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपके टीचर्स के साथ आपका अच्छा बॉन्डिंग है, तो वो आपका प्लस पॉइंट है। तो किसी भी देश का अलग थलग रहना, आइसोलेट रहना, एक अपने गरूर में रहना, एटीट्यूड में रहना, वो उसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि इंसान के लिए वैसे एक देश के लिए। तो किसी भी देश के लिए एकला दो वाली कहानी तो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड, ये सब अभी आपस में हम सभी देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। कुछ वो हमसे लेते हैं, कुछ हम उनसे वो लेते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बिना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए फॉरेन पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। आपकी बुक में क्या कह रहा है कि all countries are member of the international system. We have already studied that none of these countries is completely self-reliant and hence there is a mutual interdependence in the international system. तो एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है जो मेन बात है यहाँ पे, इसको समझिए क्या है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, यहाँ पे बात है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके बाद और क्या पॉइंट होंगे, अगला पॉइंट ये हो सकता है कि ईच कंट्री हैज टू डिसाइड द नेशन विच इट शुड बी फ्रेंडली, कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। तो अपना एक ब्लॉक बनाना। अब अपने अपने ब्लॉक बना रखे हैं, जैसे बहुत सारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है ब्रिक्स। BRICS का मतलब है कि इसमें जो कंट्रीज हैं, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। G20, सार्क है ना, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था SARR, AC, सार्क। सार्क में अपने मेंबर हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, कंट्रीज के ब्लॉक बने जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और उनके अपने एजेंडा है, अपने ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस की और उसकी मीनिंग की। तो एवरी सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट कंट्री डिसाइड इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। हर एक कंट्री को अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए कि वो रिलेशन कैसे बनाएगा लोगों के साथ, अपना डिफेंस कैसे मजबूत करेगा, अपना डेवलपमेंट कैसे करेगा, और इन दोनों के लिए क्या करनी होगी, डिप्लोमेसी करनी ही होगी। ठीक है। अब आती है बात नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी। ये दोनों आपस में टाई अप है। फॉरेन पॉलिसी इज ड्रॉन अप टू फोस्टर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी है डिप्लोमेसी, और नेशनल इंटरेस्ट क्या है, दो ही नेशनल इंटरेस्ट हैं, डिफेंस और डेवलपमेंट। अब वो कैसे होंगे, पॉलिसी से होंगे, अच्छे ताल्लुकात से, उसमें हेल्प मिलेगी। नेशनल इंटरेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द गोल एंड फॉरेन पॉलिसी इज कंसीडर्ड टू द मीन टू अचीव इट। नेशनल इंटरेस्ट हमारा गोल है और उसे अचीव करने के लिए जो तरीका है वो है नेशनल फॉरेन। ठीक है।
चेंज इन कंडीशन एंड टाइम अकॉर्डिंगली नेशनल इंटरेस्ट आल्सो चेंजेस। समय और हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारा नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अब जो चीज़ें जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे थी या इंदिरा गांधी के टाइम पे थी या राजीव गांधी के टाइम पे थी, क्या आज वही सिचुएशन पूरी दुनिया में, क्या उसी तरह की परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया में आज? नहीं, मोदी गवर्नमेंट कुछ अलग तरह से काम कर रही है, कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो समय बदल गया, चैलेंजेस बदल गए, तो नेशनल इंटरेस्ट भी हमारा चेंज हुआ, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होगी। Even though some changes happen in the foreign policy due to changing circumstances and times, foreign policy of some nations are based on some eternal principles. For example, India's foreign policy is based on values like international peace, human rights, and security. What provisions should be included in the foreign policy to achieve these values according to you? अब क्या प्रोविजंस होने चाहिए इन सब वैल्यूज को अचीव करने के लिए कि हमारा जो मेन वो क्या है, इंटरनेशनल पीस बनी रहे, ह्यूमन राइट्स रहे, सिक्योरिटी रहे। तो उसके लिए वर्ल्ड फोरम पे इंडिया जो भी यूनाइटेड नेशन में जब भी कभी इस तरह का डिस्कशन होता है तो अपनी बात रखे, अपनी ग्रुप बनाए, ग्रुपिज्म करे, अपना ब्लॉक बनाए और बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हों और हम बताएं कि भाई हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए, टेररिज्म नहीं चाहिए, ठीक है, और पूरी दुनिया को नहीं चाहिए। तो अपनी बात को ठीक से कहना, कन्वे करना और उसको उसके लिए सपोर्ट इकट्ठा करना, ये एक तरह से पॉलिसी का प्रोसीजर होता है। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कि उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। यू मस्ट हैव सीन द ग्लोब और मैप ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी नेशन फ्रॉम दैट। अब पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रही एक जमाने तक? क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि वहाँ से पूरे गल्फ कंट्री पर नज़र रख सकते हैं, चाइना इंडिया पर नज़र रख सकते हैं, इसलिए उसको अमेरिका भी हेल्प कर रहा था और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें देखते हुए चाइना भी हेल्प कर रहा है। तो पाकिस्तान को उसकी हमेशा जोग्राफिकल लोकेशन का बेनिफिट मिलता है और उसके यहाँ पे कई सारे कंट्री उसको एक तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन उसके चक्कर में उसको फंड भी मिलता है, फिर उससे वो टेररिज्म बढ़ाता है। तो जोग्राफिकल लोकेशन का किसी भी कंट्री के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि उसको उसी तरह से फिर उसको वैल्यू मिलती है। अब इंडिया से ट्रेड होकर गुजरता है, ठीक है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। तो क्या आपकी कोस्टल लाइन कितनी है, आपकी लैंड बाउंड्री कितनी है, आपकी लोकेशन कैसी है, उसकी वजह से आपकी वर्ल्ड में जो वैल्यू है जोग्राफिकल लोकेशन की वो बढ़ती या घटती है। अगर कोई कंट्री बहुत दूर दराज के इलाके में है या उसके पास से कोई सी रूट नहीं है या उसकी लोकेशन कोई खास नहीं है जहाँ से बहुत ज़्यादा कंट्री का बॉर्डर नहीं है, तो उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होगी। आपके नेबरिंग कंट्रीज कैसे हैं, वो कितने पावरफुल है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इन सम द साइज, पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, कोस्ट लाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। ये सारे फैक्टर अफेक्ट करता है। अभी टोपोग्राफी क्या चीज़ होती है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया जो चेतन अकेडमी के ऊपर पड़ा हुआ है, आप डालेंगे टोपोग्राफी कल मैप्स बाय रोहित तिवारी, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टोपोग्राफी। तो इस सब चीज़ों से फर्क पड़ता है जोग्राफिकल लोकेशन से। दूसरा है पॉलिटिकल सिस्टम। देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, एक ही परिवार की सत्ता है कि डेमोक्रेसी है कि जो भी एलिजिबल होता है उसको पॉलिसी बनती है, देश को बनाने की पॉलिसी, देश को चलाने की पॉलिसी वो बनाता है, और लोग कैसे करप्ट हैं, अच्छे हैं। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है अगर वो करप्ट है, अगर वो क्रिपल है, तो कंट्री की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, परमानेंट गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिव है, तो उसका बेनिफिट वर्ल्ड लेवल पे मिलता है, ठीक है। फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम may have to take into account this inclination of the concerned states while shaping foreign policy. तो जो इंक्लिनेशन है वो तभी होगा जब आपके फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में आपके डेमोक्रेसी है, आपके लीडर्स अच्छे हैं, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है और डिसीजन टाइम पे लिए जाते हैं। स्टेट वाइल शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, तो ये सब फॉरेन पॉलिसी शेप करते हैं because the affairs in neighboring nation affect constituent states. For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect Bengal and the northeastern state.
अगर कुछ भी गलत श्रीलंका में हो रहा है तो तमिलनाडु तक असर करेगा, क्योंकि तमिल दोनों जगह पे है। और कुछ बांग्लादेश में गलत हो रहा है तो दोनों इंडिया के बंगाली को भी अफेक्ट करेगा जो वेस्ट बंगाल में, और बांग्लादेश को भी। तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका भी हमारी पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है कि वहाँ पे क्या होगा। तो मेन हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन कुछ कंट्री का इसका काम क्या है, दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, प्रॉक्सी वार करना, टेररिज्म को सपोर्ट करना और दूसरे को परेशान करना, उसमें उनको मजा आता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या है कि हमें अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, जैसे इसराइल ने अपने आप को किया या इंडिया अपने आप को अभी कर रहा है। तो हमें अगर कोई परेशान कर रहा है हमारा नेबर, जैसे समटाइम्स पाकिस्तान इज ट्रबलिंग अस, नॉट समटाइम, आई थिंक ऑलवेज, तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा अग्रेसिव बनाना पड़ता है। हमें अपने ग्रुपिज्म बनाने पड़ते हैं, हमें ग्रुपिज्म बनाना पड़ता है, हमें ब्लॉक बनाने पड़ते हैं, पाकिस्तान को घेरना पड़ता है चारों तरफ से, अपने रिलेशन और अच्छे करने पड़ते हैं जो उसके भी अलाइज हैं। ठीक है, यानी हमें एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे चेस हमें भी थोड़ा बहुत खेलना पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मास्टर कौन है? इसका सबसे बड़ा मास्टर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो जिसकी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में फेमस है। इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, उतनी हमारी वैल्यू दुनिया में बढ़ेगी और उतनी हमारी फॉरेन पॉलिसी और अच्छी होगी। Economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. As a result, the democracy impact foreign policy in two ways. दो तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट असर करेगा हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। अब हमारा किसी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है, तो वो कंट्री वैल्यू देगा, वो कंट्री हमारी बात सुनेगा, वो बात चाहेगा कि हमारा रिलेशन के साथ अच्छा हो, वो यहाँ पे लाके इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, तो जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा उतनी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, फ्रेंडशिप बढ़ेगी तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी होगा और एक दूसरे को हम पैसा लगाएंगे, तो डेवलपमेंट दोनों का होगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब होगा? जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, तो नेशनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उससे शेप होगी। दूसरा क्या है कि इन टुडेज वर्ल्ड द इशू ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एन इम्पॉर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। A country is recognized to be powerful in proportion to the economic securities enjoys. Countries having a strong economy are less dependent on others and they can have independent foreign policy as well. आपकी कंट्री में किसी ने फैक्ट्री लगाई और उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि वहाँ पे सेफ्टी है, अच्छा एनवायरनमेंट है और वहाँ पे बिजनेस है, बिजनेस बढ़ेगा, फ्लरिश होगा, रॉ मटेरियल है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। तो अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी किसी कंट्री में है, एक बड़ा बाजार है, मार्केट है, कंजप्शन है, डिमांड है, कंजप्शन भी है और रिसोर्सेज भी हैं, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहेगी, मेंटेन रहेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड, बिजली, पानी, ये सब ठीक है, तो इसका भी फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ता है। आपके रिलेशन, आपके जो कंट्री के साथ टाई अप है, वो आपको और वैल्यू देते हैं, वो आपके और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, आपको बुलाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोनों तरीके से इसका फर्क पड़ता है। तो आज हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी के 3 पॉइंट को अच्छे से समझा है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन को, लीगल सिस्टम को और इकोनॉमी को। उसके पहले हमने एक और चीज डिस्कस की कि भाई हमें क्यों चाहिए फॉरेन पॉलिसी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसके लिए 3D है, डिफेंस करना है, डेवलपमेंट करना, और इन दोनों के लिए हमें चाहिए डिप्लोमेसी यानी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी समझो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर के 2 पेज जो बेसिक इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उनको डिस्कस किया, फिर 65 और 66 को। ठीक है, तो ये इकोनॉमी तक का आज पढ़िए और ये जो लास्ट टॉपिक है नेशनल लीडरशिप, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।